हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम पेडागोजिकल लेक्चर 3 लेकर आए हैं और इस लेक्चर में आज हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण के सिद्धांत होते क्या हैं। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान है, वो पढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि पढ़ाना एक कला है, एक तकनीक है और हर तकनीक कुछ नियमों पर आधारित होती है। जब हमारा शिक्षण एक तकनीक है तो ये भी कुछ नियमों पर आधारित होगा और ये शिक्षण जिन नियमों पर आधारित होता है उन्हीं को हम शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, शिक्षण सिद्धांत होते कौन कौन से देखेंगे। शिक्षण सिद्धांत को पहले हमने 2 भागों में बांट लिया। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत यानी कि जर्नल प्रिंसिपल्स, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा वो है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत ये क्या कहता है? देखिए, जब आपने बीएड और बीटीसी की होगी तब आपने पाठ योजना बनाई होगी यानी कि लेसन प्लान्स बनाए होंगे। उसमें 2 तरीके के उद्देश्य शामिल किए जाते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य, दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट से संबंधित और विशिष्ट उद्देश्य हमारे होते हैं टॉपिक से संबंधित। तो विषय सामग्री को पढ़ाने से पहले टीचर को चाहिए कि वो अपने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को पहले से निर्धारित कर ले। यही होता है हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा है सामग्री के चयन का सिद्धांत। सामग्री, किस सामग्री की यहाँ पर बात की जा रही है? देखिए, जिस भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू हमें अपना टॉपिक पढ़ाना है उस सामग्री का हमें पहले से ही चयन कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को हम सूर्य ग्रहण पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी। देखिए, हमें यहाँ पर एक टॉर्च चाहिए होगी, एक टॉर्च चाहिए होगी जिसको हम क्या एज्यूम करेंगे, सूर्य एज्यूम करेंगे। दूसरा चाहिए होगा हमें यहाँ पर एक बॉल जिसको हम चंद्रमा एज्यूम करेंगे। तीसरा हमें एक और बॉल चाहिए होगी जिसको हम पृथ्वी एज्यूम करेंगे। यानी कि इन तीनों टीएलएम के थ्रू, इन तीनों सामग्री के थ्रू हम आसानी से बच्चों को सूर्य ग्रहण समझा सकते हैं। तो यही होता है हमारा सामग्री के चयन का सिद्धांत। यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए जो भी ज़रूरी सामग्री है उसका पहले से चयन कर ले। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि हम बच्चों को भारत के राज्यों की स्थिति बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक मैप चाहिए होगा। तो इन चीज़ों का हम पहले से ही निर्धारण कर लें, अरेंजमेंट कर लें। यही हमारा कहलाता है सामग्री के चयन का सिद्धांत। तीसरा है हमारा क्रमबद्धता का सिद्धांत। ये क्रमबद्धता क्या होती है कि बच्चों को हमें किस ऑर्डर में विषय सामग्री को प्रस्तुत करना है। इस क्रमबद्धता को मेंटेन करने में हमें जो हेल्प करते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे शिक्षण सूत्र यानी कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। जैसे कि हमें बच्चों को सामग्री सरल से कठिन की ओर पढ़ानी है, सरल से कठिन की ओर पढ़ानी है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ानी है, या फिर हमें उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ानी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ानी है, या फिर हमें मनोविज्ञान से तर्क की ओर सामग्री को लेके जाना। यानी कि हमें किस क्रम में बच्चों के सामने सामग्री को प्रस्तुत करना है, यही हमारा होता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है आदर्श प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। आदर्श प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत ये जो होता है वो टीचिंग की एक तरीके से जान होता है। यानी कि अगर हमारा ये स्टेज अच्छा हुआ तो हमारी टीचिंग क्या होगी? बेस्ट होगी। कैसे? कि बच्चों को हमने पूर्व ज्ञान जान लिया, उसके पूर्व ज्ञान को टॉपिक से कनेक्ट भी कर लिया, सब हमने भली भांति कर लिया, सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य सब तैयार कर लिया। लेकिन क्या हुआ? हमने प्रेजेंटेशन जो हमें पढ़ाना था वही हमने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। क्या हमारा जो पढ़ाया हुआ सफल हो पाएगा? नहीं। तो हमारी जो आदर्श प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जिसको कैसे प्रेजेंट करना है, यानी कि विषय सामग्री को बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये टीचर को पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। तो ये ही होता है हमारा क्या? आदर्श प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अब ये क्या होती है? देखिए, आप भी जानते हैं कि हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक सा नहीं होता, हर बच्चे की सीखने की गति एक सी नहीं होती। यानी कि हर बच्चे में क्या होती है? विविधता होती है, भिन्नता होती है। तो हमें जो बच्चों को पढ़ाना है ना, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को देखकर ही पढ़ाना है। एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल कम है, क्या हम उसको वही काम दे सकते हैं जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है? यानी कि 2 अलग अलग आईक्यू लेवल के बच्चों को हमें अलग अलग काम देना ही पड़ेगा।
जो बच्चा आईक्यू लेवल कम है, जिसका हम उसको ज़्यादा टफ काम नहीं दे सकते, क्योंकि ना ही वो उसे समझ पाएगा ना ही कर पाएगा। और एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, उसको हम एक डल बच्चे जितना या एक कम आईक्यू लेवल वाले बच्चे जैसा वर्क नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से उसके साथ क्या होगा, एक गलत बिहेव होगा। तो हमें बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना है, उसके अनुसार ही बच्चों को क्या देना है, हमें कार्य देना है, बच्चों को पढ़ाना है। अगला है हमारा क्रिया का सिद्धांत। ये क्रिया जो है हमारे पेडागोजी का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं ना, वो क्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो टीचर को चाहिए कि जो बच्चे को सिखाए, कोई भी टॉपिक पढ़ाए तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करे, उसे एक्टिविटी कराकर उस चीज़ को सिखाए। तो क्रिया का सिद्धांत क्या है, यानी कि टीचर को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक में बच्चों से क्या एक्टिविटी करानी है। तो यही होता है हमारे क्रिया का सिद्धांत। अगला देखेंगे छात्र केंद्र का सिद्धांत। अभी छात्र केंद्र क्या है, देखिए हमारे जब पूरे शिक्षण कार्य चल रहा है ना, वो छात्र को केंद्र मानकर चलता है। हमारा शिक्षण कार्य छात्र के इर्द गिर्द ही घूमता है, यानी कि बच्चे को जो पसंद है वो पढ़ाएंगे हम, बच्चे जिस तरीके से सीखना चाह रहा उस तरीके से सिखाएंगे, बच्चे को जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के यूज़ से टॉपिक समझ में आ रहा उसके लिए वही चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा छात्र केंद्र का सिद्धांत, यानी कि छात्र को ही सब कुछ मानना है, छात्र के हिसाब से ही हमें शिक्षण कार्य करना है। तो ये होता है छात्र केंद्र का सिद्धांत, हो गया हमारा। अगला चलते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। ये सहसंबंध का सिद्धांत क्या होता है, देखिए सहसंबंध मतलब कोरिलेट करना। जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें इससे कोरिलेट करना है। कोरिलेट किसके साथ करना है, हमें बच्चों के जीवन से उसे कोरिलेट करना है, बच्चों को का जो सब्जेक्ट है उससे कोरिलेट करना है, और अन्य सब्जेक्ट से कोरिलेट करना है। यानी कि जो बच्चे को कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसे उस अन्य चीज़ों के साथ कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। देखिए जब कोई चीज़ हम बच्चे को उसके जीवन से जोड़कर समझाते हैं तो उसमें स्थायित्व आ जाता है। स्थायित्व कैसा, कि बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए, यानी कि टीचर को चाहिए कि वो सह संबंध का ध्यान रखे और चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाए, चाहे वो सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करना हो या फिर उसके जीवन के साथ कोरिलेट करना हो। तो यही होता है हमारा सह संबंध का सिद्धांत। अगला होता है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत क्या है, कि बच्चा जब कुछ सीखे तो वो सीखे कि हमें अपने जो साथी हैं उनके साथ सहयोग कैसे करना है। बच्चे को अगर हम कोई एक्टिविटी कराएं तो ग्रुप एक्टिविटी कराएं, ताकि बच्चा एक दूसरे का सहयोग करना सीखे। सहयोग करने से क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और उनमें भाईचारे की भावना का विकास होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम और लें, तो एक बच्चा जो कि स्कूल नहीं आया, किसी वजह से उसकी तबीयत खराब थी या और भी कोई वजह हो सकती है, अगले दिन जब वो स्कूल आएगा तो हम अन्य बच्चे से कहेंगे कि आप इसका होमवर्क करने में इसकी मदद कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होगा। तो यही होता है हमारा सहयोग का सिद्धांत। जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे ध्यान रखेंगे कि बच्चों में सहयोग की भावना का विकास हो। तो ये हो गए हमारे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अब होते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी कि मन का विज्ञान। किसके मन का विज्ञान, बच्चों के मन का विज्ञान। यानी कि जो बच्चों को पसंद है, जिसमें बच्चों की रुचि है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो सिद्धांत बनाए गए हैं उन्हीं को कहते हैं हम मनोविज्ञान के सिद्धांत। यानी कि बच्चे की मनोदशा को ध्यान में रखकर बनाए गए सिद्धांत ही क्या कहलाएंगे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहलाएंगे। पहला है हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये अभिप्रेरणा होती क्या है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है खुद से प्रेरित होना। यानी कि शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को इस तरीके से मैनेज करना है कि जो बच्चा है सीखने के लिए खुद से प्रेरित हो। ये जो अभिप्रेरणा है वो दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसका कारण बाहर दिखाई ना दे, जिसका कारण बाहर दिखाई ना दे, कारण बाहर दिखाई ना दे, यानी कि देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ता है तो
वो खुद से मोटिवेटेड है और उसका कारण बाहर दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि अभिप्रेरणा का कारण बाहर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसका कारण बाहर दिखाई दे, कारण बाहर दिखाई दे। जैसे कि अगर पापा कहते हैं कि आप एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आओगे, यानी कि पूरी क्लास में फ़र्स्ट आओगे तो आपको साइकिल दिलाई जाएगी, या एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाओगे तो आपको साइकिल दिलाई जाएगी। तो क्या है, जो प्रेरणा का कारण है, अभिप्रेरणा का कारण है, बाहर दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। क्या कहेंगे? बाह्य अभिप्रेरणा। इसी तरह से टीचर भी कह सकते हैं कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा। तो जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य करे तो उसे चाहिए कि बच्चों को वो हमेशा कैसा रखे? अभिप्रेरित रखे, उन्हें खुद से सीखने के लिए प्रेरित करे। अगला है हमारा प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। अब ये फीडबैक देता कौन है? देखिए, फीडबैक टीचर्स भी देंगे और स्टूडेंट्स भी देंगे। स्टूडेंट्स कैसे देंगे? अगर टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया और बच्चों ने कहा हमें समझ में आ गया, तो ये क्या होगा? स्टूडेंट्स द्वारा दिया गया फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि जो कि छात्र द्वारा दी गई है। अगला, अब टीचर्स कैसे फीडबैक देंगे? बच्चे से कोई क्वेश्चन टीचर ने पूछा और बच्चे ने उसका सही जवाब दिया, तो टीचर कहेंगे गुड, कीप इट अप, एक्सीलेंट। इस तरीके की वर्ड्स अगर टीचर उनसे कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टीचर्स द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि होगी। आगे इसमें जुड़ा हुआ है पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। क्या? रीइंफोर्समेंट। तो पुनर्बलन क्या? बच्चों को सीखने के लिए पुनर्बलित करना, यानी कि उन्हें दोबारा से सीखने के लिए तैयार करना। अभी पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? पुनर्बलन हमारा होता है 2 प्रकार का। पुनर्बलन भी हमारा कितने प्रकार का होता है? पुनर्बलन हमारा होता है 2 प्रकार का। कौन सा? सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, और नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक यानी कि बच्चों की तारीफ़ें करना, जैसे कि बच्चों को हमने कॉपी में दे दिया गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप, स्टार दे दिया। इस तरीके से हमने बच्चे को कुछ कमेंट दे दिए, तो ये हो जाएगा हमारा सकारात्मक पुनर्बलन। अब ये नकारात्मक पुनर्बलन क्या हो जाएगा? बच्चों को डांट देना, बच्चों को दंड देना, ये होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन 2 प्रकार से दिया जाता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। हालांकि टीचर्स को नकारात्मक पुनर्बलन से बचना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत हमारा क्या कहता है। अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, तो है हमारा रुचि का सिद्धांत। ये हो गया रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत मतलब टीचर को विषय वस्तु इस तरीके से पढ़ानी है जिससे कि बच्चों की उसमें रुचि बनी रहे और बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहे। बच्चों को जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे उसे इंटरेस्टिंग बनाना है। जब इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चा स्वतः ही उसे सीखने के लिए तत्पर होगा। तो यही कहता है हमारा रुचि और तत्परता का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है कि बच्चे किसी चीज़ का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, चीज़ें उतनी ही क्लियर बच्चों को होंगी, उतने ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पढ़ाए गए टॉपिक का अभ्यास कैसे कराना है। उन्हें होमवर्क देकर कराना है, उनसे क्वेश्चन पूछ कर कराना है, डिस्कशन करा के कराना है, किस तरीके से उनका रिवीजन कराना है, यानी कि अभ्यास कराना है। तो यही होता है हमारा अभ्यास का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो टीचर है कोई भी विषय वस्तु पढ़ाता है, कोई टॉपिक पढ़ाता है, तो टीचर को अपने व्यक्तित्व में विविधता लानी पड़ेगी। जैसे कि अपने हाव भाव क्या होना, टॉपिक के अनुसार रखने हैं। कोई स्टोरी सुना रहे हैं जहाँ पर हमारा दुख की भावना प्रकट हो रही है, तो टीचर को अपने हाव भाव, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा ही रखना पड़ेगा। अगर कहीं खुशी का माहौल आ रहा है तो टीचर को अपने हाव भाव उसी हिसाब से मेंटेन करने होंगे। तो यही होता है विविधता का सिद्धांत। जब टीचर पढ़ाए तो उसके व्यक्तित्व में विविधता झलकनी चाहिए, यानी कि उसके जो हाव भाव उस टॉपिक से मैच होने चाहिए। ये होता है हमारा विविधता का सिद्धांत। आत्म अधिगम का सिद्धांत। आत्म अधिगम का सिद्धांत यानी कि बच्चा खुद से चीज़ें सीखे। खुद से कब सीखेगा? जब हम बच्चे को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा क्या करेगा?
खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा, यानी कि बच्चों को सीखने के अवसर देना। एक्टिविटी के माध्यम से दे रहे हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से दे रहे हैं, किसी भी माध्यम से हम बच्चों को दें, बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। यही होता है हमारा आत्म अधिगम का सिद्धांत। बच्चों को खुद से चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है या उन्हें चीज़ों को खुद से सीखने का अवसर देना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ, हमारी वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।